ये जो लाइन लिखी हुई है ना आप लोगों के सामने, इस लाइन पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, यानी कि जो भी आप लोगों को आता है, जो भी आप लोगों ने सीखा है, अगर आप लोग उसे किसी के साथ में शेयर करेंगे तो आप लोग और ज्यादा नई चीजें सीखेंगे और आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से चीजें जो है वो समझ में आएगी। यानी कि आप लोग लाइफ में जो भी आप लोगों को पता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, किसी न किसी को आप लोग सिखा सकते हैं। तो यही वो एक चीज है जो कि मुझे हमेशा प्रेरित करती रहती है कि हाँ, अपने आप तो सीख ही रहे हैं, चलो किसी और को थोड़ा सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिंदगी में एक प्रोडक्टिविटी बनी रहती है कि हाँ, अपने लिए भी जी रहे हैं और दूसरों के लिए भी जी रहे हैं। पर लेकिन यार कभी कभी थोड़ी सी ना चीजें जो होती हैं ऐसी लगने लगती है कि जो कर रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, उसके लिए सोचने के लिए इंसान कई बार मजबूर हो जाता है। मैं आप लोग यहाँ पर 2-3 मिनट लूंगा, पर लेकिन ये एक मन की बात आप लोग मेरी बोल सकते हो, जो मैं आप लोगों से यहाँ पर भी कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो थी जो मैंने आज ये बनाई, ये अप्रैल से लेके जून महीने की करंट अफेयर थी। ये यहाँ पर लगभग 6 घंटे 40 से 45 मिनट की ये वीडियो थी। ये जो वीडियो जब मैंने अपलोड की और इसके बाद में जब यहाँ पर देखना स्टार्ट किया तो 2-2.5 घंटे तक तो सब सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छे से देख रहे थे। जैसे ही 2-2.5 घंटे से ऊपर वीडियो पहुंचना स्टार्ट हो गई, कमेंट आने लगे उसके नीचे कि सर कितनी और बची हुई है, कितनी और बची हुई है, सर कितनी और बची हुई है। मतलब रेगुलर ये कमेंट आते रहे वीडियो के एंड तक का। जो भी नया बच्चा आ रहा है, बीच में जुड़ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, वही कमेंट रेगुलर आता रहा। मतलब आप लोगों को पता है कि ये एक वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। इस तरीके अगर कोई वीडियो बनाई जाती है, अगर एक पर्टिकुलर मंथ की मैं पीपीटी बनाता हूं, उसको बनाने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे तो मैंने एक एवरेज लिया है, 8 से 10 घंटे भी लग जाते हैं। तो 3 महीने की हो गई। तो इस तरीके से अगर 8-8 घंटे का मैं एक एवरेज भी जोड़ूं तो 8 या 24 घंटे तो सीधे सीधे यही हो जाते हैं। इसके बाद में अगर मैं इसमें जो रिकॉर्डिंग का टाइम है वो जोड़ूं, 2 घंटे से ऊपर की है हर एक वीडियो, अगर रिकॉर्डिंग के हिसाब से चले, फिर भी चलो 2 घंटे जोड़ लेते हैं तो 6 घंटे सीधे सीधे ही हो गए। तो ये मोटे मोटे तौर पर मिलाकर 30 घंटे लग गए एक वीडियो को बनाने में। और ये 30 घंटे के अलावा जो डिकोडिंग में टाइम लगता है, लगभग 1-1.25 घंटा डिकोडिंग में टाइम लग जाता है। इसके बाद में फिर लगभग जो इतनी बड़ी ये वीडियो बन जाती है, इसको अपलोड करने में भी लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। वो मैं कहीं पर काउंट ही नहीं कर रहा हूं। यानी कि अगर पूरा मैं टाइम लगा के चलूंगा तो यहां पर इसमें 32 से 34 घंटे लग जाते हैं एक इस तरीके की वीडियो को अगर पूरा मर्ज करके बना के पूरी पीपीटी तैयार करके मैं अपलोड करता हूं। मतलब कहने का मतलब यह कि मेरी जिंदगी में से एक, क्या भला आप लोग ये बोले कि एक दिन और अगले दिन का 1/4 मेरी जिंदगी से गायब हो गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट में होता है काम, ऐसे तो होता नहीं है कि एक बार बैठ के। हाँ, कई बार किया है मैंने, जैसे कि जून महीने की हो, मैंने एक दिन में बैठ के एक बार में काम किया है। मैंने बोला भी था आप लोगों को कि 8 से 10 घंटे लगे हैं कंप्लीट उसको काम को करने में। तो ये इस तरीके से जो वीडियो आप लोगों के सामने आती है वो 34 से 35 घंटे की एक वीडियो रहती है। मतलब मेरा टाइम उसमें 34 से 35 घंटे लगा होता है। उसमें अगर कोई बच्चा बार बार ये बोले कि सर और कितनी पढ़ाओगे और कितना पढ़ाओगे, और वो भी उस टाइम पर जब एक इंसान अपना 100% दे रहा है, तो यार अंदर से ना दुख होता है। रियलिटी में बोल रहा हूं, अंदर से दुख होता है। ऐसे ऐसे कमेंट पढ़कर ना अंदर से ऐसा लगता है कि क्यों कर रहा हूं आखिर में ये। आप लोगों को रियलिटी में मैं अगर बता दूं कि जो मैं आप लोगों को यहां पर 34 घंटे दे रहा हूं, मुझे अगर ऑफलाइन में जाकर पढ़ाने लगूं, पता नहीं कितने ऑफर आते हैं। मैं आज तक एक भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, ना ऑफलाइन का ना ऑनलाइन का। 1 घंटे के 10,000 रुपए मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, 1 घंटे को पढ़ाने के ऑफलाइन में मुझे 10,000 रुपए मिल रहे हैं अगर मैं उनकी कोचिंग में जाकर पढ़ाता हूं। आप लोग ये सोचिए, ये 10,000 तो एक ने दिए, इससे ज्यादा भी बोले थे। कई सारी और भी बातें भी मैं नहीं शेयर कर रहा हूं, बस यहां पर एक ओवरव्यू बता रहा हूं। आप लोग ये सोचिए कि जो वीडियो आप लोगों को फ्री में मिल रही है, अगर यही घंटे में है किसी कोचिंग में जाकर अगर पढ़ाने लगूं, तो इस वीडियो को बनाने के जो मुझे टाइम लगा है उसके मुझे लगभग 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि जो वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी, अपनी मेहनत जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी, आप लोगों से कुछ नहीं बोला, हाँ आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर करिए। उस वीडियो की जो कॉस्ट है वो लगभग 3.5 लाख रुपए है। यानी कि मेरे घंटे जो गए हैं उनमें मैं 3.5 लाख रुपए आराम से कमा सकता था। पर लेकिन ये वीडियो मैंने आराम से अपलोड की, आराम से एंजॉय ले लेकर पढ़ाया, सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर की। और उसके बाद भी क्या सुनने को मिल रहा है कि सर ये जो वीडियो है लंबी हो गई, सब कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। यही चीजें अगर कोई आप लोगों को पेड पढ़ा दे, आप लोग खुशी खुशी उसको एंजॉय करोगे कि हाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं। पर लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर उसका पैसा नहीं ले रहा है तो आप लोगों को ये लगने लगता है कि हाँ सब कुछ फ्री में चल रहा है, कि हाँ कुछ भी नहीं है। यार चीजें फ्री में नहीं होती हैं। इंसान अपने पैसे नहीं ले रहा है, उसने अपनी कॉस्ट फ्री कर रखी है, तो उसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट करो। कम से कम उसको इतना तो दुखी मत करो कि उसको काम करने में, मतलब काम करने में भी उसको मन ना लगे। फिर आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग सिचुएशन को समझोगे ना, मैक्सिमम यूट्यूब पर पता है लोग पेड क्यों पढ़ा रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि यूट्यूब ने जो है बेसिकली जो अर्निंग पहले दिया करता था उसको बिल्कुल डाउन कर दिया है।
आज की डेट में अगर मैं यूट्यूब को छोड़कर अगर किसी कोचिंग में जाकर पढ़ाना स्टार्ट करूं, ऐसे ऐसे ऑफर वो मुझे दे रहे हैं कि मैं एक साल में वो मुझे इतना पैसा दे रहे हैं कि मैं पूरी जिंदगी भी इस यूट्यूब पर अपनी आंखें फुलाता रहूंगा ना, तब भी उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना एक साल में कमाकर मैं अपनी जिंदगी में मुझे कर सकता हूं आराम से। समझ रहे हैं आप लोग? पर लेकिन ये एक चाह है, ये एक ललक है जो अंदर से इंसान को, वो नहीं कहते, कई बार बर्बाद करती रहती है। तो अगर आप लोगों को इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो एक तरीके से बर्बाद ही कर रहा हूं अपनी चीजें। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं सुबह से, ये जो वीडियो अपलोड की थी, और अब तक जो है इस पे 1000 भी लाइक नहीं हुए। सर ऐसा क्या है? मतलब मुझसे पूछ रहे हो कि इसके लाइक क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं कैसे बता सकता हूं यार कि वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया जा रहा है? देखते तो डेली, अगर हिंदू की वीडियो बात करें जैसे 35 से 40 हजार लोग देख रहे हैं, लाइक कितने आते हैं? 3000 लोग। आप लोग अगर बात की जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग लाइक करो, मैं एक बात बता रहा हूं, जो बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर लाइक क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब वीडियो रेगुलर देख रहे हैं 30 से 40 हजार रुपए और लाइक कितने आ रहे हैं वहां पर? 30 से 40 हजार लोग और लाइक कितने आ रहे हैं? 3 से 4 हजार। तो इसमें मतलब मैं आप लोगों को डेली बोलूं कि वीडियो लाइक करो, वीडियो शेयर करो, वीडियो ये करो वो करो, मैं बस वीडियो के एंड में एक बात बोलता हूं, मैं लाइक शेयर के लिए नहीं बोलता, वीडियो के एंड में बस एक बात बोलता हूं कि वीडियो अगर पसंद आए तो अपना फीडबैक देना। ठीक है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि डिसलाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो। ठीक है, डिसलाइक बड़ा फोकस देकर बोलता हूं मैं, पर डिसलाइक करने के बाद में जरूर बताना कि वीडियो क्यों पसंद नहीं आई, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। तो यार ये जो चीजें हैं ना, ये कई बार अंदर से ना दुखी कर देती हैं, रियलिटी में बता रहा हूं दुखी कर देती हैं। अगर इस तरीके से इतना एफर्ट डालने के बाद भी इस तरीके का फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर अंदर से लगने लगता है कि रियलिटी में क्या ये जो चल रही है कि एक इंसान जो है 34-35 घंटे बनाकर एक वीडियो बना रहा है, उसके बाद में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो फिर क्या ही मतलब रह गया उस चीज का। तो एक डायरेक्ट वे में देखा जाए तो एक तरीके से आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है? रियलिटी में बताइएगा, जिसने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैसा देके आप लोग कोर्स पढ़ रहे होंगे ना। आप लोग जहां पैसा देके, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जहां भी आप लोग पैसा देके कोर्स पढ़ रहे हैं, आप लोग उन इंसान की मेहनत देखेगा और मेरी मेहनत देखेगा। कहीं पर भी मेरी मेहनत में और उनकी मेहनत में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से घटिया पढ़ा रहे हैं, मेरे से मतलब खराब पढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उनकी मेहनत में और मेरी मेहनत में आप लोगों को कहीं भी कमी नजर नहीं आएगी कि हाँ वो पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं, मैं बिना पैसे के पढ़ा रहा हूं, तो मेरी मेहनत में कहीं कमी है। आप लोग कंपेयर कर लेना उठा के। और कई सारे बच्चे जो मेल करते हो तो यही बोलते हैं कि सर आप फ्री में भी उनसे ज्यादा बेटर पढ़ा रहे हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग ये मेल बोलते हैं कई बार ये चीजें। तो यार वो चीजें जो हैं उस चीजों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। कई सारे बच्चे बोले सर एमसीक्यू की वीडियो लेकर आओ। एमसीक्यू की वीडियो के लिए मैंने एक टारगेट रखा था, मैं नहीं रखा था, आप लोगों ने बोला था, मैंने कहा एमसीक्यू की वीडियो लेकर आते हैं, बताइए कितना टारगेट रखना है। उस टाइम पर मॉर्निंग में मैं नैनो मैगजीन लाता था, आप लोगों ने बोला कि सर 5000 आ जाएंगे लाइव आराम से। ठीक है, मैंने बोला वीडियो लेकर आता हूं, चलो नैनो मैगजीन मॉर्निंग में कितने लाइव आओगे? तो बच्चे ने बोला सर 5000 तो आराम से आ जाएंगे। उस टाइम पर वो वीडियो लगभग 20 से 25 हजार लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 5000 लाइव आ जाना, 1/4 मैंने बोला था लाइव आ जाओगे। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या था? मैंने ये कहा था कि कम से कम अगर ये वीडियो जो है अच्छे से लोग देखेंगे तो मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके लिए अलग से एक पर्सन रखना पड़ेगा जो कि प्रॉपर मुझे पीपीटी बनाकर देगा, और उस तरीके से अगर क्वेश्चन बना रहा है इंसान, मेहनत कर रहा है, तो फ्री में कोई काम नहीं करता है। ठीक है, तो उसको भी कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और इस बात की मुझे पूरी गारंटी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन की वीडियो में अपलोड करूंगा तो उसमें से इतनी अर्निंग नहीं आती है। पूरे महीने भी क्वेश्चन की वीडियो अपलोड अगर की जाए तो उससे 4 से 5 हजार रुपए देता है यूट्यूब। समझ रहे हैं आप लोग? जो अगर 15-20 मिनट की वीडियो अपलोड करूं तो उससे 4-5 हजार रुपए मिलेंगे महीने के मुश्किल से, जिसमें उसको भी देने हैं बंदे को और मेरी भी मेहनत रहेगी। तो एक तरीके से समझिए कि इंसान जो है, हमारे देश में किसान पता है क्यों बर्बाद है? वो इसीलिए बर्बाद है क्योंकि मेहनत करते हैं, उनको उनकी लागत मिलती नहीं है, जितना वो मेहनत कर रहे हैं उतना उनको रिटर्न भी नहीं मिल पाता है। अब आप लोग ये सोचे जो मुझे पीपीटी बनाकर देगा उस इंसान को भी मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कैसे वो चीजें सर्वाइव कर पाएंगे? आप लोग तो जरा सी देर में बोल दोगे कि सर हाँ ये हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, खुद ही देख लो आप लोग कितने टाइम वीडियो इसको स्किप कर देते होंगे आप लोग खुद ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तो यार एक सिस्टम को चलाने के लिए, एक नहीं गाड़ी चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। तो कम से कम कोई काम करेगा, आप लोग खुद ही बोलने लगोगे सर मुझे काम करना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मैंने बोला था कि टॉपिक की मुझे पीपीटी बनाकर दे दिया करो। ठीक है, बोला था मैंने कई बार पहले भी वीडियो में, मैंने कहा आपको लगता है कोई टॉपिक मुझे पढ़ाना है, मुझे पीपीटी बनाकर दे दो। 5-7 बच्चों ने मुश्किल से 2-3 पीपीटी सेंड किए। तो यार ये चीजें होती हैं। तो अगर कोई मेहनत कर रहा है तो कम से कम उसको अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरीके से डिमोटिवेट भी मत करो कि वो इंसान को लगने लगे कि यार यहाँ पे काम करना बेकार है, अपना जाके इससे तो पैसे कमाओ और मजे लो यार, क्यों फालतू में अपना टाइम बर्बाद करो, पूरा दिन इसी में लगे रहो, देखते रहो कौन क्या कर रहा है। हाँ खुशी मिलती है उससे जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है। मैं रिलेटिव में बता रहा हूँ, मेरे सारे मन के जो दुख है दूर हो जाते हैं जरा सी देर में जब किसी का सिलेक्शन का मैसेज आता है। उस टाइम पे लगता है कि हाँ जो मेहनत की वो वसूल होगी। क्योंकि जो इंसान कहीं पर भी कंट्री के अंदर किसी भी पोस्ट पर जाकर बैठेगा ना, उस पोस्ट पर वो इंसान जो है आने वाले 60 से 65 साल तक वो वहां पर अपनी उम्र के काम करने वाला है।
तो अगर वो इंसान जरा सा भी पढ़कर गया होगा तो कम से कम यार वो कहीं ना कहीं सही इंसान कम से कम उस पोस्ट पर बैठकर जनता के लिए या देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। वो एक चीज है जो अंदर से मोटिवेट करती है, ठीक है। वो एक चीज है जो हमेशा ये लगता है कि कोई ना कोई अगर मेरे यहां से पढ़ा हुआ एक एक बच्चा अगर हर एक डिपार्टमेंट में जाकर बैठ जाए तो कितनी इंप्रूव होंगी चीजें, कितना अच्छा रहेगा। तो वो वाली एक चीज लगती है अंदर से जो हमेशा मोटिवेट करती है चीजें करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे बेसिकली आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, वरना कोई दिक्कत नहीं है यार। जिस तरीके से मतलब चीजें हैं, मतलब क्या जा रहा है मेरा बनाने में, तो एक वीडियो अपलोड कर लूंगा, फिर ये भी छोड़ूं, ऑफलाइन जाकर पढ़ाने लगूंगा 1 मिनट में यार छोड़ के, ठीक है। मेरे पे कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीजें फ्री नहीं बोल रहा मैं, अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं चीजें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सबको फ्री पढ़ाओ, अगर आप लोग को भी पढ़ाना पड़ जाए, आप लोग बोलोगे सर मुझे लेक्चर लेने हैं, तो आप लोग भी थोड़े ना फ्री पढ़ा लोगे, तो मैं ये बोलूंगा चलो यार ठीक है जितना आता है आपकी वीडियो का वो ले लो, पर लेकिन आप लोग उसमें भी नहीं मानोगे क्योंकि उससे कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं कि यार जो मेहनत की जा रही है उस मेहनत के पीछे पैसा नहीं है, उस मेहनत के पीछे कोई और चीज नहीं है, उस मेहनत के पीछे कुछ एक जुनून है कि कुछ चीजें चेंज करनी है, ठीक है। वही चीजें हैं बस जो यहाँ पर लिए बैठी हैं, वरना अब तक कहीं और होता मैं इन चीजों को छोड़कर। तो इसलिए बोलता हूं कि चीजें अगर लगता है कि आप लोगों को वो चीजें मुझे प्रोवाइड करानी है तो फिर उन चीजों को उस तरीके से एंजॉय करो। मतलब 5-6 घंटे आप लोगों के लेकर अगर मैं आप लोगों को 36 घंटे दे रहा हूं तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि मैं आप लोगों से 6 गुना टाइम देने के बाद में तब आप लोगों के 6 घंटे मांग रहा हूं, वो भी अपने लिए नहीं हो रही यार वो भी आप लोगों के करियर के लिए कि आप लोग लाइफ में किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओगे। अगर जिंदगी में कहीं पहुंचकर भी एक बार भी बोल दोगे कि हाँ सर ने हमारी जिंदगी में एक छोटा सा रोल प्ले किया है, वही सुकून देता है बस जिंदगी में कि हाँ किसी की लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ गया है। अपने बच्चों को जाकर बोलोगे हाँ कि इंसान ने भी हमारी जिंदगी में थोड़ा रोल प्ले किया है, ये है पूरी कमाई जिंदगी की। वरना सब यहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं, अच्छे अच्छे दिग्गज चले गए यार, मैं किस खेत की मूली हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे महान लोग इस धरती पे से चले गए। तो इसलिए कहता हूँ कि जिंदगी में कुछ इंसान आता है ना कमा कर जाता है, तो वो यही चीज होती है, ठीक है, कि हाँ उसने कितने इंसानों की लाइफ बदल दी। वरना अपनी लाइफ तो दुनिया बदल रही है, करोड़ों कमा रहे हैं, मैं भी कमा सकता हूं। 1 मिनट में मुझे हाँ बोलनी है, इतने मेल और इतने मैसेज आज तक आते हैं, मैंने आप लोगों के साथ में कभी शेयर नहीं किए। आप लोग क्या लगता है कि ऐसे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जाकर दुनिया भर के पैसे कमा रहे हैं। सोचिए मेरे लिए कैसे ऑफर आते होंगे, ठीक है। जो लोग पढ़ा रहे हैं जिस कैटेगरी में, एक ऐसा इंसान जिसको बच्चे इस तरीके से बात मान रहे हैं, उसके लिए कितने तरीके के ऑफर आते होंगे। हर तरीके के ऑफर आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी 1-2 बार बातें बताई, पॉलिटिक्स को लेकर भी ऐसी ऐसी बातें बताई हैं मैंने। तो इस तरीके से चीजों को समझो यार, उन चीजों की अहमियत समझो, बस ये बात है जो मुझे मतलब इतना टाइम लगाने के बाद भी वो चीज जो मुझे लगी कि मैंने कहा यार कम से कम ये नहीं होना था कि खुद बोल रहे हो मैराथन लेकर आओ, उसके बाद में फिर उसको अपलोड कर रहा हूँ और फिर इस तरीके से बातें चल रही है, तो वो चीजें थोड़ी सी अंदर हर्ट कर गई, ठीक है। बाकी मेरी बात किसी को भी अगर बुरी लगी हो तो यार दिल से सॉरी, ऐसा मेरा कोई पर्पज नहीं है किसी को हर्ट करने का। बस हाँ ये था कि अंदर कुछ चीजें चल रही थी, वो लगा कि आप लोगों को बस बोलनी है, बस वही चीज लगी। और वो मैंने जो बोला था 5000 लाइव आ जाओ, उसका बेसिक पर्पज यही था कि मुझे ये तो लगे कि हाँ रियलिटी में आप लोग सीरियस हो उस वीडियो को लेकर। पता चला आप लोग 5000 तक लाइव नहीं आ पा रहे हो पिछले 3 महीने से, तो इससे सीरियसनेस दिखी जाती है यार आप लोगों की, कितना सीरियस हो आप लोग। मैंने किसी भी वीडियो के बोल दिया, पहले तो 4 बजे वाली वीडियो के लिए बोला, अब मैंने ये बोल दिया चाहे हिंदू की पर आ जाओ, नैनो की पर आ जाओ, किसी पर ही आ जाओ चाहे, ठीक है। तो वो भी मैंने बोल दिया, तो वो भी आप लोग देखिए। तो ये इसके पीछे रीजन ही था कि आप लोगों को देखूं तो सही कि हाँ मैं जिन लोगों को चीजें प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, क्या रियलिटी में वो लोग जो है उस चीज के लिए डेडिकेटेड हैं या फिर बस मैं फ्री में ही मेहनत किए जा रहा हूं। तो वो उसके पीछे पर्पज था बोलने का, ऐसा कोई पर्पज नहीं था वरना, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं बस, और क्या बोलूं आप लोगों को। चलिए फिर से यार, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा उतार रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, बस अपनी मन की बात एक तरीके से। मोदी जी भी अपनी मन की बात सुनाते हैं, तो मेरा भी मन की बात सुनाने का मन किया अपने 35-36 घंटे बर्बाद करने के बाद में, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मन की बात शेयर कर लूँ आप लोगों से, ठीक है। तो यही है यार, जो भी आप लोगों ने कुछ सीखते हो ना, कभी आप लोगों को लगे कि कुछ आप लोगों ने जिंदगी में ऐसा सीख लिया है और किसी के साथ में उसको शेयर कर सकते हैं, तो उसको जरूर शेयर कीजिए। अगर एक इंसान की भी लाइफ जो है चेंज हो गई ना उससे, तो आप लोग सोसाइटी में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल के जाओगे, क्योंकि वो एक इंसान जो है एक परिवार का पार्ट होगा। इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने एक परिवार की लाइफ चेंज कर दी, ठीक है, एक इंसान की नहीं। तो वहां से देखो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। तो मैं ये सोच के चलता हूं, जो 40,000 लोग हिंदू देख रहे हैं, 20-22-25,000 लोग नैनो देख रहे हैं, तो इसका मतलब एक पर्सन नहीं देख रहा है, इसका मतलब परिवार देख रहे हैं। अगर एक परिवार से एक इंसान निकल के आ रहा है और उस इंसान के चलते एक परिवार अगर आगे चल के चलता है, आप लोग यूथ हैं, आप लोग यंग जनरेशन है, अगर आने वाले टाइम में आप लोग का परिवार चलेगा, तो आप लोग अपने बच्चों को भी कुछ ऐसी चीजें सिखाओगे जो आप लोग यहां से सीख कर जाओगे। तो वो वाली चीज बेसिकली मैं यहां पर चाहता हूं कि परिवार सुधरे। आप तो अपने सुधरोगे, परिवार को सुधारोगे आगे चलकर, ठीक है।
चलिए ये थी कुछ बातें। आइए, बुरा मत मानना, बेसिकली ऐसा कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को सुना रहा हूँ, डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, बस ये है कि बस जो भी है बता रहा हूँ, ठीक है, जो मन में थी चीजें। आइए अब बात करते हैं आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी आप लोगों के सामने, उनका ये ओवरव्यू ले लेते हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहली जो यहाँ पर बात की जा रही है वो बात की जा रही है गवर्नर के बारे में। जो गवर्नर है, जो यहाँ पर बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर कोई गवर्नर बनना है, ठीक है, तो ओथ ऑफ द ऑफिस टू द गवर्नर, तो कौन ओथ दिलाता है गवर्नर को, तो ये आप लोगों को बताना है। मान लीजिए एक राज्य है कोई महाराष्ट्र को कोई गवर्नर है वहां पर, उसको ओथ दिलाएगा, तो कौन ओथ दिलाएगा? महाराष्ट्र को, ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब आया था यहाँ पर ये, जिसके द्वारा ये बताया गया कि एक ही पर्सन को एक या फिर दो राज्य का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, दो या फिर तीन का भी किया जा सकता है, पर लेकिन ओथ तो उसने ले ली वहां पर, ठीक है, तो इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा सकता है इन राज्य का भी, ठीक है। तो ये किसके द्वारा ये अमेंडमेंट किया गया था? 7वां संविधान में संशोधन किया गया। तो ये आप लोगों को बताना है कि कब किया गया था, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जोवनिल मोसी, ये पर्टिकुलर एक कंट्री के प्रेसिडेंट है जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई, इनको गोली मार दी गई पोर्ट ऑउ प्रिंस के अंदर जाकर, ठीक है, जो बेसिकली इसकी कैपिटल है। तो किस कंट्री की कैपिटल है यहाँ पर ये? और रिवीजन कितनी बार करा देता हूं, यही कई बार चीजें मैं आप लोगों को हिंदू में पढ़ा देता हूं, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें फिर नैनो में भी रिपीट हो जाती हैं, फिर रिवीजन भी आप लोगों को क्विज के थ्रू करा देता हूं, फिर आप लोगों की मंथली वीडियो आ रही है, फिर आप लोगों की जो है जो एक कंबाइंड वीडियो आ रही है, बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछता रहता हूं। एक कोई इंसान अगर ट्रस्ट कर ढंग से चीजें फॉलो करेगा ना यार, कसम से बोल रहा हूं कि आप लोगों ना कभी भी करंट अफेयर में क्या, आप लोगों स्टैटिक पोर्शन में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये वीडियो देख देख कर पूरा एग्जाम निकाला है, पॉलिटी की वीडियो देख ली, करंट अफेयर की देख ली, उसका बेसिक पोर्शन कवर करा देता हूं बैकग्राउंड का, उससे भी लोगों ने एग्जाम निकाले हैं। ट्रस्ट तो करो किस चीज के ऊपर, आप लोगों को समझ में आ जाएंगी चीजें, पेपर उठाकर तो देखो एक बार किसी जाकर कि हाँ कैसा करंट अफेयर वहां पर आ रहा है। 1971 में यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में संविधान में संशोधन किया। तो कौन सा संशोधन था जिसने प्रीवी पर्स जो है उसको हटा दिया? पहले राजा रजवाड़े जो होते थे उनको कुछ पैसा दिया जाता था एज ए पेंशन के तौर पर, आप लोग बोल सकते हैं, पर इंदिरा गांधी जी को लगा कि फ्री में पैसा बांट रहे हैं, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो इसको हटा दिया गया। तो कौन सा पर्टिकुलर अमेंडमेंट किया गया था ये आप लोग को बताना है। अभी हमारी कंट्री में एक किताब न्यूज में है तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसकी फर्स्ट कॉपी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहां पर अभी समर्पित की गई। यह है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अभी हमारी पास हमारी इस मतलब ये हमारे बीच में नहीं है, अभी ये इनकी डेथ हो चुकी है, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है, अभी रिसेंटली न्यूज में है। एशियन हाईवे, जो एशियन हाईवे 1 है, यानी कि एशिया का जो हाईवे 1 है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों को ये बताना है किसको किसके साथ में कनेक्ट करते हैं। टोक्यो जापान से कहां तक ये होकर गुजरता है? ये यूरोप में जाता है, इतना बता देता हूं। ये यहां पर किस कंट्री तक पहुंचता है ये आप लोग बताइए। ये अभी रिसेंटली न्यूज में आप लोग समझ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो कई सारी बातें जानने को मिलेगी। गवर्नमेंट यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है? यहां पर बेसिकली आप लोगों को ये बताना है, यहां पर बेसिकली जो बात की जा रही है अभी रिसेंटली, जो यहां पर एज है, यहां पर किस कंट्री के द्वारा ये 14 की एज के बाद में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना जेंडर चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है बिना मेडिकल डायग्नोसिस के भी। यानी कि इस कंट्री ने ये बोला कि अगर कोई मेल है फीमेल है वो तो नहीं, हालांकि किन्नर अगर कोई है मुझे लग रहा है उनके लिए पर्टिकुलर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर हाँ, किसी को लगता है अगर अपना सेक्स चेंज करना है, मेल से फीमेल बनना है, जैसे मुझे लगता है कि इससे मेरी मेल की बॉडी है, ठीक है, मुझे लगता है यार मेरी मेल की बॉडी हो गई है, पर मुझे फीलिंग जो है मतलब एक तरीके से मेरे अंदर ऐसा रहता है कि मैं लड़की हूं अंदर से, ठीक है, अगर ऐसी फीलिंग मुझे आती है तो मुझे अपनी जो जेंडर चेंज करा लेना चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब बॉडी तो आ गई है मेल वाली पर फीलिंग है फीमेल वाली। ऐसे ही कोई फीमेल है अगर उसको लगता है कि उसके अंदर मेल वाली फीलिंग आती है, ठीक है, तो वो वाली फीलिंग अगर उसको मेल वाली फीलिंग आती है तो उसको अपना जेंडर चेंज करा लेना चाहिए। तो ये वाला अलाउ किया जा रहा है इस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा, और ये इकलौती कंट्री नहीं है, और भी कई सारी कंट्री इसको अलाउ कर चुकी हैं। तो पूरी न्यूज में काफी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, समझेंगे इसको। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों को बताना है, इसको यहां पर पहले किस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, तो ये भी एक न्यूज हो सकती है क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखिएगा, जो भी डिस्कस करेंगे वो काफी शानदार होगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, क्योंकि जो डे था वो मैंने डिस्कस नहीं किया था यहाँ पर जब आप लोगों की संडे वाली वीडियो आई थी, ठीक है। तो ये बात की जा रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये 11 जो बेसिकली जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में कैसे हम लोग सोच सकते हैं ताकि जो पॉपुलेशन जो है उसको स्टेबलाइज किया जा सके, तो उसके चलते यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और कोविड-19 के चलते काफी सारी चीजें और देखने को मिली। बेसिकली अगर बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन पहुंच गई थी 2011 में, अभी यहां पर आने वाले टाइम में 8 बिलियन हो जाएंगी, प्रेजेंट टाइम पे 7.7 बिलियन के करीब है यहां पर। तो ये आने वाले टाइम पे 2030 तक का ये बोला गया कि लगभग 8.5 बिलियन ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग हो जाएंगे। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस धरती पर कितने लोग बसे हुए हैं।
अभी पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में भी आप लोगों ने सुना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी यहां पर ला रही है वो, ठीक है, जिसके चलते 2 बच्चे अगर हैं तो 2 ही बच्चे अच्छे, इसके अलावा अगर आप लोग बच्चे बढ़ा रहे हैं तो फिर उसकी पेनल्टी आप लोगों को नहीं, आप लोगों के बच्चों को झेलनी पड़ेगी, आप लोगों को भी झेलनी पड़ेगी प्रमोशन के तौर पर और सब चीजें। तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक तरीका यहां पर खोजा जा रहा है। तो फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि गरीबी को मिटाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ह्यूमन राइट मिल पाते हैं, बच्चे को अगर ढंग से पाला जाए वो काफी ज्यादा जरूरी है, और गरीबी अगर मिटानी है काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। भुखमरी मिटानी है क्योंकि जमीन तो उतनी है, जनता बढ़ती जा रही है, कहां से उगाएंगे इतना अनाज, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। हेल्थ की सर्विस अगर देनी है तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करनी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है तो उसके लिए कितना ढांचा आप लोग बना पा रहे हैं, तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो ये रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन कंट्रोल करने की। अब की बार की जो थीम है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कोविड-19 का नाम यूज हो गया यहाँ पर, द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, यानी कि जो फर्टिलिटी होती है, यानी कि जो बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो उस पर कोविड-19 का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है फिलहाल अभी के टाइम पर, तो इसको एनालिसिस करने की बात की जा रही है। थीम का मतलब क्या था कि फोकस एरिया हो जाता है कि पूरे साल इस चीज पर हम लोग फोकस देने वाले हैं। तो ये एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो पहले हम लोग यहां पर नजर डालेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के ऊपर और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है राष्ट्रपति भवन की साइड से। अभी हमारी कंट्री में जो पर्टिकुलर मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिनका नाम था थावरचंद गहलोत, उनको रिसेंटली अभी गवर्नर बनाया गया कर्नाटका का, ठीक है, रिप्लेस किया गया उनके द्वारा यहाँ पर वाजूभाई वाला को, ठीक है। तो वाजूभाई वाला जो है यहाँ पर इनको रिप्लेस कर ये यहाँ पर अभी फिलहाल गवर्नर बन गए थावरचंद गहलोत साहब, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर ये बताना है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रेजेंट टाइम पर कौन बन गए हैं, ये आप लोग बताइए। गवर्नर जो है यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में प्रेसिडेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में आप लोग गवर्नर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर स्टेट के अंदर बात करें। पर लेकिन जो ओथ यानी कि जो कसम दिलाई जाती है गवर्नर को, जो ओथ दिलाई जाती है काम करने की, वो जो राज्य होता है जिस भी राज्य में अपॉइंट किया गया है, तो जैसे कर्नाटका में अपॉइंट किया गया तो कर्नाटका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर इनको ओथ दिलाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बन जाते हैं। तो या फिर अगर यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो भी जज होगा वहां पर अवेलेबल उस टाइम पर, तो वो ओथ दिला देगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई बंद नहीं है कि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीमार पड़े हैं, पता चला कोई और दिक्कत होगी तो यहां पर कोई और ओथ नहीं दिला सकता। अगर बात करें 7वां संविधान में संशोधन किया गया था 1956 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे गवर्नर चेंज किए गए, तो क्वेश्चन बन जाए तो फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो अगर 7वां संविधान में संशोधन किया गया, सेम पर्सन जो है उसको एक या एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर जो है उसको अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये पहले प्रोविजन नहीं था, इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है। कोई भी अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है वो गवर्नर बन गया तो नॉर्मल उसका टेन्योर जो होता है वो बोला जाता है कि 5 साल तक रहेगा, पर लेकिन वो प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट बोले जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को और उसके हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये है कि अगर बात करें आप लोगों से कि अगर रेजिग्नेशन देना है यहां पर गवर्नर को, तो वो रेजिग्नेशन किसको देगा, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ही और सी कैन रिजाइन एनी टाइम बाय एड्रेसिंग ए रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे कोई गवर्नर है, उसको रेजिग्नेशन देना है तो एक लेटर प्रेसिडेंट को भेजेंगे कि हाँ हम लोग रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आप लोगों से कई बार क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है गवर्नर की, तो गवर्नर जो है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, पहली इंपॉर्टेंट ये क्वालिफिकेशन है, बिना सिटीजन हुए आप लोग गवर्नर नहीं बन सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि 35 साल से पहले आप लोग गवर्नर बन ही नहीं सकते, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि आप लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना बैठे हो, कहीं और से आप लोग फायदा ले रहे हो या फिर अपनी जो पोस्ट है उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, तो इसके चलते बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है वो साइड में रखा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में किसी भी हाउस, ना तो लोकसभा ना राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी पार्ट आप लोग न हो तो ही आप लोग गवर्नर बन सकते हैं। तो ये 4 मोटी मोटी कंडीशन है। सिटीजन इंडिया होना चाहिए, 35 साल उसकी एज होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए और किसी भी गवर्नमेंट बेसिकली पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर गवर्नर के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो मुझे लगता है कि अब आप लोग उसको लिख पाओगे और आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। तो ये एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन के साथ मैंने थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता दिया, पूरा गवर्नर का टॉपिक कवर हो गया अगर पॉलिटी भी आप लोग उठाकर देखोगे तो।
ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां से निकल कर आ रही है, ये है यहाँ पर हैती। तो हैती के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है यहाँ पर जोवनिल मोसी, अभी रिसेंटली इनकी डेथ होगी। डेथ क्या होगी, बेसिकली मार दिया गया इंसान को, गोली बरसाई गई इनके ऊपर, मारा गया इनको, अलग से बाहर से लोग आए उनके द्वारा अटैक किया गया। और काम भी कहां पर हुआ, ये जो इनकी कैपिटल है यहाँ पर पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिली। अभी फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई यहाँ पर क्लाउड जोसेफ जो बेसिकली प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई। उनके द्वारा बोला गया कि वो यहाँ पर कैपिटल के अंदर थे और अनआइडेंटिफाइड आर्म्ड जो मैन है, यानी कि जो हथियारबंद लोग थे जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा चुके हैं, उनके द्वारा यहां पर गोली बरसाई गई और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अभी यहां पर नहीं रहे। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बताई गई। देखिए नॉर्मली अगर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी मारी जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई अपोजिशन की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर कोई ऐसी कंट्री जिसके साथ जिसकी वजह से यहां पर रिलेशन खराब हो रहे तो वो देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली यहां पर जो हैती है उनके द्वारा यूएसए और नेटो से भी हेल्प मांगी गई, यूएन से भी हेल्प मांगी गई कि हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ चुकी है कि कल को चलकर लगता नहीं है कि हम लोग जो है वो स्टेबल रहने वाले हैं। तो इसके चलते इनके द्वारा हेल्प भी मांगी गई, तो उसके चलते भी ये रिसेंटली न्यूज में आ गया है। तो हैती जो है ये आप लोगों को कैरिबियन सी में देखने को मिलेगी कंट्री। ऊपर बहामास हो गया, ये तुर्क काइकोस पर्टिकुलर एक आइलैंड है। यहां पर आप लोगों को क्यूबा देखने को मिलेगा। क्यूबा हमेशा जब भी आप लोगों के माइंड में आए तो याद रखना क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस कब होता है, ये होता है 1962 में, तो उसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहां पर ये यहां पर डोमिनिकन जो रिपब्लिक है ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसकी लोकेशन आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो नहीं पूछेगा किसके प्रेसिडेंट को मार दिया। और कई बार पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में पूछ भी लेता है कहां के प्रेसिडेंट थे जिनकी अभी रिसेंटली हत्या कर दी गई थी। हैती जो है वो कैरिबियन कंट्री है, यहाँ पर ईस्ट में क्यूबा और जमाइका, बहामास और तुर्क ये काइकोस आइलैंड देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर मैप में बताया भी। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इसकी लोकेशन वैसे देख भी सकते हैं। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर है, यहां से अगर आप लोग इस पर्टिकुलर रीजन में आएंगे तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा क्यूबा यहां पर हो गया, ठीक है। तो कैरिबियन कंट्री हो गया, तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली ये हो गया हैती, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से यहां पर बात की। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर बन सकता है इससे, तो देखिए कई बार आप लोग ना क्या किया करें, जब भी कोई मैप की बात आया करें तो आसपास वाला रीजन जरूर जाके देखा करो, उससे ना लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। तो कभी भी आप लोग फिर भूलोगे नहीं उस चीज को, अगर उसको एक बार आंखों में को उतार लोगे, तो ये कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस की, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए और इसके बारे में कुछ और चीजें हैं आसपास वाले रीजन में। क्वेश्चन आज ये यही पूछ लिया आप लोगों से कि हैती जो एक कैरेबियन सी के अंदर एक कंट्री है, आप लोगों को देखेगा स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलेगा कि उसके जो ईस्ट की जगह वेस्ट बोल देगा, उसके वेस्ट में क्यूबा और जमाइका है, और साउथ की जगह नॉर्थ में बोल देगा उसके बहामास और तुर्क्स एंड काइकोस आइलैंड है। तो आप लोगों से बोलेगा बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों से यहां पर या इनकरेक्ट पूछ लेगा, तो आप लोग तुरंत कंफ्यूज आ जाओगे। तो पर लेकिन मैप में अगर लोकेशन आप लोगों को याद होगी, अच्छा हैती यहां पर था, उसके थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो ये था, उसके नॉर्थ में थे तुर्क और ये, तो इस तरीके से अगर आप लोग याद रखोगे तो फिर आप लोग नहीं चीजों को भूल पाओगे, फिर आप लोग याद रखोगे। इसलिए लोकेशन हमेशा याद रखिए। तो बहामास और जो तुर्क है उसके साउथ में आप लोगों को यहाँ पर हैती देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर डोमिनिकन जो रिपब्लिक है उसके ईस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर मैप एक बार छप गया दिमाग में तो फिर कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन जो है रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, ये हैं विदर्भ, ठीक है। विदर्भ सिंह जो थे ये हमारे बीच में भी नहीं रहे, काफी लंबे समय तक ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश के, काफी लंबे समय तक, क्या मैं ये बोलूंगा कि सबसे लंबे समय तक जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अभी जानेंगे क्या बातें हैं, पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। बात करें अगर यहाँ पर वीरभद्र सिंह जी के बारे में, तो वीरभद्र सिंह जी जो थे 1934 में से लेकर 1921 तक यहाँ पर इंडियन पॉलिटिशियन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकल कर आते थे और इनको राजा साहिब भी बोला जाता था। अब आप लोग बोलेंगे राजा साहिब क्यों बोला जाता था, क्या राजा थे? जी हाँ, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और जो इनका प्रिंसली स्टेट था उसको बोला करते थे बुसहर, ठीक है। तो बुसहर, ठीक है, बेसिकली पर्टिकुलर एक स्टेट हुआ करता था यहाँ पर, और आज की डेट में जो पंजाब वाला एरिया है उसके साथ में यहाँ पर बेसिकली हुआ करता था। तो हिमाचल प्रदेश ये हो गया यहाँ पर, तो ये पंजाब देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर्टिकुलर एक एरिया हुआ करता था जिसके ये राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल जो राजा है यहाँ पर यहीं से निकल कर आते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर, हालांकि 1971 तक का यहाँ पर जब स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर देखिए आराम आराम से काम किया था। पहले तो हमारी कंट्री में
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इसी के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा बेसिकली जो राजा रजवाड़े थे उनसे उनकी रियासतें छीनी गई और पूरा कंट्री को यूनाइट किया गया। उसके बाद में उनके द्वारा ये बोला गया चलो प्रिवी पर्स एक पेंशन टाइप में दे देते हैं ताकि आप लोग अपनी रॉयल्टी को मेंटेन रख सको। तो उनको इस तरीके से किसी को 20, किसी को 22, 30 लाख रुपए, 25, 15 जितना भी बनता था उतने उनको पैसे दे दिए गए उनके एरिया के हिसाब से। तो काफी लंबे समय तक ये चलता रहा इनका राजा रजवाड़े वाला चक्कर। तो फिर यहां पर इंदिरा गांधी जी आए, उन्होंने नारा लगाया गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का मतलब क्या था, अब यहां पर गरीबी हटाओ का मतलब यह था कि हाँ लोगों को अब प्रॉपर वे में चीजें प्रोवाइड करानी है, इसलिए उन्होंने कई सारे बैंक जो थे उनको भी नेशनलाइज कर दिया। अब एक साइड में गरीबी हटा रहे हैं, बैंक को नेशनलाइज कर रहे हैं, और एक साइड में राजा रजवाड़ों को इतना पैसा दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला फालतू का पैसे का खर्च हो रहा है। तो 1971 में उन्होंने 26th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और उनके द्वारा जो प्रिवी पर्स है उसको कैंसिल कर दिया, बोला कि अब ऐसा कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो टाइटल थे इनको सब मिलते थे वो सारे एंड हो गए यहां पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से मिल सकता है क्योंकि उसी चीज को इनके द्वारा भी लाइफ में एंजॉय किया गया। तो उसके चलते बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर इसी के साथ में जो पर्टिकुलर इनका एरिया हुआ करता था इसके साथ में सतलज रिवर भी कनेक्ट थी। ठीक है, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं 2012 से लेकर 2017 तक तो रिसेंटली अभी रहे। ठीक है, 2012 से लेकर 2017 तक तो रिसेंटली अभी रहे, जब यहां पर दूसरी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहां पर 5 साल तो अभी रहे यहां पर ये। इसी के साथ में 1983 से लेकर 1990 तक, 1983 से लेकर 1990 तक यानी कि 7 साल यहां पर वैसे रहे। 1993 से लेकर 98 तक का 5 साल इनके वहां पर हो गए। ठीक है, इसी के साथ में 2003 से लेकर 2007 तक का 5 साल इनके यहां पर हो गए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं टोटल मिलाकर कितने लंबे समय तक, एक नहीं कहते एक जवानी की जो एज होती है पूरी, तो उस एज को इन्होंने एंजॉय किया एज ए चीफ मिनिस्टर पूरे 22 साल तक। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर हैं ये। और जिस भी तरीके से काम किया हिमाचल प्रदेश वासी, आप लोग बता सकते हैं कि कैसा इनका टेन्योर रहा। अगर आप लोगों ने चीजें देखी हैं जो भी, तो आप लोगों को कैसे लगते थे ये। अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, इनकी आत्मा को शांति मिले, पर हाँ एक इंसान का अगर एनालिसिस करना है कि कैसे रहे तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। पर ये जरूर याद रखिएगा प्रिवी पर्स के बारे में, लोकेशन जो है सतलुज रिवर के साथ में कनेक्ट करती है। वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। ठीक है, और बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश किस राज्य को टच करता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तब तक मैं आप लोगों को आगे न्यूज डिस्कस करता हूं। अभी हमारी कंट्री में रिसेंटली ये किताब काफी ज्यादा न्यूज में है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट कॉपी है इसकी अभी यहाँ पर ये पब्लिश की गई, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जी को यहाँ पर ये डेडिकेट की गई। ये जो लिखी गई है यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन जो है वो है यहाँ पर, ये है यहाँ पर बलजीत कौर तुलसी। ठीक है, तो बलजीत कौर तुलसी जी है जिनके द्वारा ये लिखी गई। और बेसिकली ये मदर है नोटेड जो लॉयर हैं श्री KTS तुलसी जी, तो उनकी मदर। पब्लिश की गई यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल जो सेंटर फॉर आर्ट है यानी कि IGNCA के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह जी वो 10th और लास्ट गुरु थे यहाँ पर। बेसिकली अगर ह्यूमन की कैटेगरी में हम लोग बात करें सिख धर्म से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो आप लोगों से कुछ बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन इस तरीके से भी पूछी जा सकती है पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, अगर इस तरीके से यहाँ पर न्यूज में आ जाती है। और ये इसलिए भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, रिसेंटली अभी कुछ कंट्रोवर्सी भी बन गई थी यहाँ पर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर कुछ वर्ड जो थे वो यहाँ पर इस तरीके से यूज किए गए जिस तरीके से दिक्कत हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मेंशन किया गया श्री गुरु गोविंद जी को यहाँ पर गोविंद नारायण। ठीक है, तो ठीक है गोविंद रामायण। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला और ये काफी ज्यादा न्यूज में थे। और ये तब की बात की जा रही है जब राम जन्मभूमि जो यहाँ पर चीजें देखने को मिली थी, उसका पूजन 5 अगस्त 2020 में। देखिए 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ था और 5 अगस्त 2020 में क्या हुआ। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस देखिए कैसा कोइंसिडेंट है, दोनों एक ही डेट में पड़ गए। चलिए जो भी है, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे यहाँ पर ये 10th और लास्ट सिख गुरु थे अगर ह्यूमन की फॉर्म में हम लोग बात करें। उसके बाद में ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग को गुरु मानना भी जो है वो यहाँ पर जो प्रथा थी वो फिर यहाँ से बंद हो गई। ठीक है, यानी कि 10th और लास्ट सिख गुरु आप लोग इनको बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात करें, यहाँ पर जो ये बेसिकली इनको जो ये ओहदा दिया गया है, इनके जो फादर थे गुरु तेग बहादुर जी, उनके बाद यहाँ पर वो 9th गुरु थे। उनके बाद फिर यहाँ पर ये बेसिकली इनके द्वारा चीजों को देखना स्टार्ट किया और एक वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल एक मास्टर थे, एक वॉरियर थे, पोएट थे, फिलोसफर थे, एक मतलब एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी इस
इसीलिए भगवान की तरीके से बेसिकली सिख कम्युनिटी जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो कि इंसान की जो सीमा है उसको लांघ जाता है तो उसको आप लोग फिर भगवान की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि उसने एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी से बहुत ऊपर उठ गए वो, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं बेसिकली। तो आज की डेट में अगर बात करिए, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जैसे हमारी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे हिंदू की गीता, मुस्लिम की कुरान, बाइबल, इसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वो भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा बेसिकली इन्हीं के साथ में कनेक्टेड है बेसिकली। तो ये कुछ बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में अगर पूछी जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में उसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है तालिबान की साइड से। अफगानिस्तान के अंदर जो है काफी बड़ा एरिया जो है तालिबान के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। लगभग 85% यानी कि 85% जो अफगानिस्तान है वो तालिबान के कंट्रोल में है। पर लेकिन ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग सुन लीजिए अभी क्या बताने जा रहा हूं। यहां पर एक पर्टिकुलर ये एरिया है जो कि जापान से चलता है। ये एक हाईवे है जिसको एशियन हाईवे 1 बोला जाता है। ये जापान से चलता है, यहाँ पर चाइना से होते हुए, इधर थाईलैंड, वियतनाम से होते हुए, ये यहाँ पर इंडिया से होते हुए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए, ईरान से होते हुए, तुर्की से होते हुए, इधर यहाँ पर जाते हुए, ये स्पेन, इटली और यहाँ फ्रांस से जाते हुए, ये यहाँ पर स्पेन से यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर जाकर ये खत्म होता है, ठीक है। तो पोर्चुगल जो है बेसिकली, जो वास्को डिगामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो अफगानिस्तान में जो पर्टिकुलर एरिया है, तो यहां पर जहां से होकर गुजरता है वो एरिया बेसिकली तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली इस्लाम कुला, ये बेसिकली क्रॉसिंग एरिया यहां पर, जिसको काफिर कुला के नाम से भी बोला जाता है। तो बिगेस्ट जो ट्रेडिंग गेटवे माना जाता है ईरान के साथ में, यानी कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है लगभग यहां पर 20 मिलियन मंथली बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं 240 जो मिलियन बेसिकली ईयरली, 20 मिलियन तो मंथली हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर 12 एक महीने में जो है 20 मिलियन हो गए, ठीक है। तो 12 महीने हो गए, ठीक है। तो 12 दूनी 24, तो 240। तो यहां पर इस तरीके से मिलियन पर ईयर इनको यहां पर रेवेन्यू होता है इस पर्टिकुलर एरिया से। रीजन क्या है? रीजन आप लोग यहां पर देखते हैं, जो व्यापार होता है, तो ये है पर्टिकुलर लोकेशन जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये ईरान के साथ में कनेक्ट करता है। तो ईरान से जो अफगानिस्तान का कनेक्शन है वो यहां से देखने को मिलता है, और ये एरिया तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। और यही एरिया जो है, यहीं से ही ये जो यहां पर एशियन हाईवे है वो होकर गुजरता है। तो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है वो आज की डेट में तालिबान के कंट्रोल में आ गई है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पर अफगानिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी। इसी के साथ में यहां पर ये जो अफगानिस्तान है और अदर कंट्री के लिए जो पास है उसके थ्रू यहां पर होकर गुजरती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, एशियन हाईवे 1 जो है ये होकर गुजरता है यहां पर बेसिकली जापान से स्टार्ट होता है, जापान के टोक्यो से स्टार्ट होता है, और लिस्बन जो कि पुर्तगाल यानी कि पुर्तगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसको कनेक्ट करता है। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों का बन जाए तो हैरान मत होना कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें नॉर्मली आप लोगों को, ये ऐसी चीजें जो है ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, ये थोड़ी सर्च करनी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह में भी ऐसी चीजें जो है वो कवर नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है वहां पे, आप लोगों को बता देंगे, कैप्चर कर लिया। वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सर्च करनी पड़ती है। इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों का करंट और स्टैटिक दोनों तैयार हो जाता है अगर ढंग से आप लोग चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में, ओके। आगे चलते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है ये है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी की साइड से। शेख हसीना जी क्या करती है, उनके यहां पर ये बेसिकली एक पर्टिकुलर आम की वैरायटी है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आम की वैरायटी के बारे में। ये पर्टिकुलर जो हरिबंगा नाम की, ये बेसिकली हरिबंगा नाम की जो मैंगो की वैरायटी है, ये किस कंट्री की है? तो ये प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के द्वारा डेडिकेट की गई है हमारे लिए। तो यहाँ पर ये किसकी है? बांग्लादेश की है। तो यहाँ पर ये इनके द्वारा भी क्या किया गया है, ये पर्टिकुलर जो वैरायटी है हमारी कंट्री में जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, जैसे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हो गए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो गए, उनके लिए, और इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर जैसे वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, उन्हें जो आसपास में यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में टच करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी इनके द्वारा बार बार ये चीजें भेजी जाती हैं। तो इनके द्वारा पहले भी यहाँ पर भेजा गया था, इनके द्वारा अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में फिर से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रिसीव किया गया लगभग ये 2600 किलो के करीब यहाँ पर जो ये हरी जो बंगा करके यहाँ बेसिकली ये आम की वैरायटी है, ये हमको मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि एक फ्रेंडशिप का ये दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री के साथ में। इसके चलते यहाँ पर ये जो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो नॉर्थ वेस्ट में बांग्लादेश में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, बेसिकली जो चीजें, जो भी व्यापार चलता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो यहाँ पर याद रखिएगा पेट्रापोल पर्टिकुलर बॉर्डर है यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में। तो यहाँ पर बेसिकली पर्टिकुलर एरिया वेस्ट बंगाल के अंदर अगर लोकेशन आप लोग देखेगा तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेट्रापोल हो गया बेसिकली इंडिया के अंदर में, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बेनापोल देखने को मिलेगा। तो इनको कनेक्ट किया जाता है, तो इंडिया और जो बांग्लादेश के बीच में आप लोगों की चीजें कनेक्ट होती नजर आएगी। इंपॉर्टेंट बात और याद रखेगा, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोग देखते हैं यहाँ पर
आसाम से होती है, वेस्ट बंगाल के अंदर गिरती है। और यहाँ पर ये पद्मा रिवर जो है ये गंगा रिवर है। गंगा रिवर को पद्मा रिवर बोल दिया जाता है जब यहाँ पर ये एंट्री करती है किसके अंदर जाकर, ये बेसिकली बांग्लादेश के अंदर। मैंने आप लोग कई बार मैप में दिखाया भी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। याद नहीं है, आइए एक बार और देख लेते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ये यहाँ पर आती है, तो फिर यहाँ पर इसको जमुना बोल देते हैं। और जब गंगा यहाँ पर आती है तो उसको पद्मा बोल देते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं क्योंकि गंगा डिवाइड हो जाती है, हुगली चली जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर में, और इसका आधा पार्ट चला जाता है ये बेसिकली बांग्लादेश के अंदर में। जब दोनों मिलकर आगे बहती है यहाँ पर तो इसको मेघना बोल देते हैं। जब ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिरती है, जहां पर ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। सुंदरबन डेल्टा क्यों बनाते हैं कि इसके नाम पर रखा गया, क्योंकि वो सुंदरी ट्री है यहाँ पर, उसके नाम पर सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोगों के बन जाए किधर उधर से घुमा फिरा कर, तो फिर ये मत बोलना कहां से आगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ लिए जाते हैं कई बार। आइए अब यहां पर नजर डालेंगे इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर, जो कि काफी इंपोर्टेंट है और थोड़ा सा डिटेल में यहां पर समझेंगे। यहां पर बात की जा रही है बेसिकली, अभी बात की जा रही है कि लीगैलिटी एक तरीके से दे दी गई है कि जेंडर को आप लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि जेंडर को चेंज करना अलाउ कर दिया गया यहाँ पर 14 साल से ऊपर के जो भी इंसान है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लीगल कर दिया गया। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह ना तो मेडिकल डायग्नोसिस होगा और ना ही कोई हार्मोन में जो थेरेपी होती है ना कि हार्मोन चेंज करने के लिए, कि पर्टिकुलर पर्सन जो है अगर पहले वो चाहता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके हार्मोन चेंज हो जाए, लड़का है तो लड़की जैसे और लड़की है तो लड़के जैसे, तभी वो थेरेपी करवाए, तो उसको भी करवाने की जरूरत नहीं है, पहले इसको कंपलसरी माना जा रहा था। तो करेंटली अगर बात करें, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है अगर यहाँ पर अगर चाहता है कि अपना पर्टिकुलर अगर जेंडर को उस तरीके से चेंज करना, तो यहां पर ये फर्स्ट उसको रिक्वायर क्या होता था, उसको पहले हार्मोन थेरेपी में जाना पड़ता था, साइकोलॉजिकल उसको अपना एक तरीके से इसी तरीके से पैटर्न बनाना होता था कि हाँ लड़का है तो लड़की जैसी चीजें और लड़के हैं तो उसको मतलब साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करना भी जरूरी है ना। एक तरीके से पहले किसी बॉडी में है फिर कुछ और चेंज किया जा रहा है तो वो काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो एक तरीके से उस इंसान को उस माहौल के लिए तैयार किया जाता था। पर लेकिन अब सारी चीजें जो है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर छोड़ दी गई हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, अगर वो उस चीजों को करना चाहता है तो कर सकता है, पर कोई फोर्स नहीं करेगा उसको ये चीजें करने के लिए। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मैं एक मेल हूं, मुझे ये इसके लिए आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है किसी को, मैं एक मेल हूं। अगर कोई पर्टिकुलर फीमेल है तो उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि वो फीमेल है। कोई ट्रांसजेंडर है उसको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसजेंडर है। यानी कि ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हाँ हमको पता है हम लोग ये हैं, तो इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें बोलेगी है। तो ट्रांस राइट जो ग्रुप है यहां पर बेसिकली है, उनके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी मुहिम चलती रहती है कि अगर कोई ऐसी बॉडी है उनकी वो मेल बनना चाहते हैं, फीमेल बनना चाहते हैं, तो वो आराम से बन सकते हैं, ये उनका हक है और बनना भी चाहिए। अगर किसी की ऐसी फीलिंग है, देखिए जिंदगी एक ही मिली है, बस उसके लिए थोड़ी सी जो दिक्कत पड़ती है वो है रेवेन्यू की। अगर उनको जिस तरीके से सर्जरी जो करानी होती है उसका हिसाब बन जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर अगर किसी को लगता है उसकी बॉडी ऐसी है और उसको चेंज करना चाहिए, तो मैं तो हमेशा से बोलूंगा कि उस इंसान को चेंज करना चाहिए, क्योंकि फीलिंग किसी और चीज की और बॉडी किसी और चीज की होते हुए इंसान जो है पूरी जिंदगी अपने साथ में जूझता रहेगा, तो वो ऐसी वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो गलत है, तो उसको चेंज कराना चाहिए। अब उसके लिए क्या एफर्ट है और क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया, वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये है कि अगर उसको लगता है तो इसके बारे में सर्च करे, पढ़े, जाने और इन चीजों को चेंज जरूर करिए, क्योंकि इंडिया के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके बारे में काफी ज्यादा बात की जाती है। आज से नहीं, खासकर जब से हमारी कंट्री में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर आप लोगों को पता है एक एक्ट पास किया गया था, उसके चलते यहां पर हमारी कंट्री में पहले सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली बातें सामने निकाल कर लाई गई थी, तो उसके चलते ये चीजें देखने को मिलती हैं। कई सारे लोग तो देखिए इन चीजों के फेवर में रहते हैं कि हाँ सही है, ये चीजें इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए, ये सोसाइटी में सही रहेगी, ठीक है। पर कई सारे लोग जो है इनके अपोजिट में भी रहते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इससे सोसाइटी में कोई लड़का लड़की बन गया, लड़की लड़का बन गया, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की बेसिकली बारे में बातें की जा रही है, तो ये कोई समाज का रूल नहीं है यहाँ पर कि आप लोगों को बेसिकली पर्टिकुलर पर्सन अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसकी जिंदगी है, उसको कैसी फीलिंग हो रही है, किस तरीके से अपनी जिंदगी को वो इंसान जी रहा है, जी रही है, तो उसको अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि सोसाइटी उसको रोकेगी ये काम करने से। तो जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट जो है एक पर्सन को अलाउ किया जाता है कि लीगली आइडेंटिफाई करे वो अपने जेंडर को अपने आप, उसकी चॉइस खुद से होनी चाहिए डिक्लेयर करने की, कोई उसको मेडिकल टेस्ट नहीं फेस करना है और कोई उसको चेक नहीं कराना है कि हाँ लड़का है या फिर लड़की है। तो ये हमारी कंट्री में इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हो गया जब बोला गया कि पहले उनको चेक किया जाएगा कौन जेंडर है और कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन ट्रांसजेंडर है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के द्वारा ये बोला गया कि जब ऑलरेडी तब मेल और फीमेल को तो आप लोग चेक नहीं करते हो कि ये मेल है फीमेल है, आप लोग उनको सर्टिफिकेट देते हो ना, तो हम ट्रांसजेंडर को क्यों चेक किया जाएगा, हमको भी ऐसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो यही बात बेसिकली हमारी कंट्री में जो केस आया उसके बाद में देखने को मिली। तो समझते हैं आज के में 15 कंट्री ऐसी हैं टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करती है। डेनमार्क, पोर्चुगल, नॉर्वे, माल्टा, अर्जेंटीना,
आयरलैंड, इसी के साथ में लग्जमबर्ग हो गया, ग्रीस, कोस्ट रिका, मैक्सिको के अंदर ओनली जो मैक्सिको सिटी है वो अलाउ करती है, ठीक है। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, उरुग्वे, तो ये वो कंट्री है जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यहां पर अलाउ करती हैं। अगर हंगरी के बारे में बात करें तो हंगरी ने तो अभी बहुत बड़ा इंपैक्ट उठाया। उसने तो ये बोल दिया कि होमोसेक्सुअलिटी या फिर जेंडर चेंज के बारे में ना तो बच्चों को बेसिकली पढ़ाया जाएगा, ना ही कहीं पर कोई दिखाया जाएगा, उनको सबको उनके द्वारा अभी बंद किया गया, ठीक है। तो उसके चलते हंगरी जो था उसके द्वारा यहां पर अभी कई सारी चीजें लाई गई सामने, यानी कि एक तरीके से बैन कर दी उसने ये सारी चीजें, कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यानी कि हंगरी जो है वो इस चीज के सख्त खिलाफ आप लोग बोल सकते हैं। अगर हंगरी को आप लोग देखना चाहते हो तो यूरोप के अंदर आप लोग कंट्री देखने को मिलेगी, अपनी कंट्री से कंपेयर कीजिए यहाँ पर, और हंगरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब जूम कर आप लोग देखोगे तो ये हो गया हंगरी, तो बुदापेस्ट यहाँ पर इसकी कैपिटल है हंगरी की। तो हंगरी ने अभी यहाँ पर कुछ ऐसे चेंज किए गए। अब ये तो मैंने आप लोगों को विदेशों के बारे में बात बता दी। अपने देश के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो अगर बात करें ट्रांसजेंडर पर्सन जो है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट है हमारी कंट्री में 2019 में। हालांकि इसके चलते कई सारे क्रिटिसिज्म भी किए गए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो ऑलरेडी आ चुका था, जिसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट 2014 का। उसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाया गया और बोला गया कि मेल और फीमेल तो आप लोग बोलते हैं, अब यहां पर टी यानी कि ट्रांसजेंडर भी बोला कीजिएगा, एक अदर या फिर अदर लिखा हुआ आ सकते हैं यहां पर, ठीक है, ताकि यहां पर इस तरीके से इनको भी डिग्निफाइड लाइफ दी जा सके। यार नेचुरली कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर उस फॉर्म में आ गया है तो उसमें उस इंसान की तो कोई गलती है ही नहीं, उसके हाथ में तो कोई चीजें नहीं होती हैं। कभी भी इंसान को उसके जन्म के प्लेस के उसकी उन चीजों के बारे में जज नहीं करना चाहिए। हालांकि इंसान को जज ही नहीं करना चाहिए, फिर भी आप लोग को अगर जज करना है तो पैदा होने के बाद में उसने जिंदगी में क्या किया है उसके ऊपर जज करो उसको, कि पैदा होने के बाद में कुछ किया है जिंदगी में या फिर नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसके काम के बेस पर जज करना चाहिए। तो आर्टिकल 21 जो है यहाँ पर ये ऑलरेडी राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, और राइट टू लाइफ का मतलब जो आता है तो फिर यहाँ पर एक डिग्निफाइड लाइफ आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग उनके साथ में कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करोगे और वो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली आरोप नहीं लगा सकते। तो एक डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात की जाती है जो उनको मिलनी चाहिए। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 जो बातें करता है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी उनका हक है, तो उनको आप लोग यहां पर बेसिकली नहीं रोक सकते। और फिर बेसिकली संविधान के अंदर जहां पर बोला था कि ऑल द पर्सन, यानी कि वहां पर भी उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी जहां ऑल द पर्सन बोला गया, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर जो आर्टिकल के अंदर बातें लिखी गई हैं वो सारी चीजों के फायदे यहां पर इनको देखने को मिलेंगे जो सबके लिए हैं। कुछ ऐसे जैसे मेल के बारे में बोल दी, बच्चों के बारे में बोल दी, फीमेल के बारे में बोल दी कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, वो अलग बात है। पर लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ऑल द पर्सन के लिए जहां जहां पर जो बातें बोली गई हैं वो यहां पर सबके लिए इनके लिए इंप्लीमेंट होनी चाहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। तो अंडर जो यहां पर हमारी कंट्री में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 में, जबकि जो यहां पर जो केस का जजमेंट आया था 2014 में, तो 5 साल लग गए इनको यहां पर ये एक्ट बनाने में। तो इसके चलते कई बार क्रिटिसिज्म भी किया गया कि इतना लेट क्यों चल रही है गड्डी। अगर बात करें यहां पर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट रूल जो है 2020 का है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहां पर। अंडर द रूल अगर आप लोग बात करें यहां पर डिक्लेयर करना है जेंडर यहां पर, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहां पर रहेगा, एप्लीकेशन वहां पर डिक्लेयर का सबमिट करना पड़ेगा। पेरेंट्स भी यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, अगर कोई बच्चा है यहां पर। कोई भी मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाएगा कि ये पर्सन जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन है। ऑलरेडी हमारी कंट्री में जो सेम सेक्स रिलेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है अभी यहाँ पर, जो सेक्शन 377 था इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का, वो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में पहले एक क्रिमिनल कैटेगरी में आता था कि एक लड़का अगर आपस में शादी करते हैं एक साथ में रहते हैं, लड़की और लड़की आपस में शादी करते हैं एक साथ में रहते हैं, तो उसको अलाउ नहीं किया जाता था। पर लेकिन अब जो है उसको अलाउ कर दिया गया, तो इसमें कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी अब। तो इसके चलते भी यहां पर ये बोला गया कि जब ये सारी चीजें आप लोग अलाउ कर चुके हैं तो फिर यहां पर ट्रांसजेंडर के ऊपर कैसा बैन रखना है, तो उनको भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो, ठीक है। ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 है, उसी में इसकी डेफिनेशन दी गई कि ट्रांसजेंडर किस तरीके से पर्सन होना चाहिए, सर्टिफिकेट आइडेंटिटी के बारे में उसी में बात की गई यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर विद पर्सन बनाया गया ताकि उनके लिए प्रॉपर चीजें जो है वो स्टेब्लिश की जा सके, उनकी जिंदगी को नॉर्मल बनाया जा सके, उसके लिए रूल बनाए गए। अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो 2 साल की या फिर उससे ज्यादा भी, हाँ मतलब 6 महीने से या फिर 2 साल तक या फिर फाइन भी लगाया जा सकता है कि अगर कोई उनके साथ में कुछ गलत छेड़खानी करता हुआ पाया जाता है तो, ठीक है। तो रूल बनाए गए कि सोसाइटी में उनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको सोसाइटी का पार्ट बनाना है। ये नेचुरली बेसिकली उस अगर जोन में है कोई पर्टिकुलर पर्सन जिनको आप लोगों को देखने में कोई किन्नर, कोई हिजरा, कोई कुछ बोलते हैं ट्रांसजेंडर, तो इस तरीके से यहाँ पर एक रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए सोसाइटी में, ना कि उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी बातें बोलेगी। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आप लोगों को पता होना चाहिए, लिखने के लिए भी आ जाए तो कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक नेशनल न्यूज के बारे में, और जो ये न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में।
तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया भी वाइबल गैप फंडिंग। गैप फंडिंग का मतलब क्या होता है कि जितना फंड दिया है वो काम नहीं आया और फंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो अप टू द यहाँ पर 19,000 जो करोड़ के करीब यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है भारत नेट का प्रोजेक्ट चल रहा है बेसिकली, जिसके तहत यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गई और इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के साथ में देश को कनेक्ट करना है, पंचायती एरिया को भी कनेक्ट करना है। तो उसके चलते वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ब्रॉडबैंड ये कनेक्टिविटी नेटवर्क था ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है और फ्लैगशिप मिशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है भारत ब्रॉडबैंड जो नेटवर्क लिमिटेड है यानी कि बीएसएनएल, यानी कि बीएसएनएल का ये काफी एक बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, जिसके चलते यहां पर एक डिमांड दी जा रही है अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड। देखिए एक तो होता है कि फ्री में सबको इंटरनेट प्रोवाइड करा दें, पर लेकिन जितना खर्चा इसके पीछे आने वाला है तो गवर्नमेंट जो है वो वहां पर फ्री में तो प्रोवाइड नहीं कराएगी। अगर फ्री में प्रोवाइड करा दे तो इसका मतलब ये कि टैक्स पेयर की मनी जो है बर्बाद कर दी बिल्कुल। जो इंसान मोबाइल खरीद रहा है उस इंसान को कम से कम इतना कॉस्ट पे करना चाहिए कि ताकि वो यहां पर डेटा की कॉस्ट यहां पर कम कर दो ताकि वो आराम से खरीद सके। तो इतना यहां पर बोला जा रहा है। तो 2 Mbps या फिर यहां पर 2 Mbps से 20 Mbps अगर स्पीड आने वाली है हर एक हाउस होल्ड के लिए तो यहां पर अफोर्डेबल उसको बनाने की कोशिश की जाती है। तो देखिए फ्री प्रोवाइड करा देना तो होता है एक तरीके से कि चीजों का रिसोर्सेज का वेस्टेज कर देना। पानी जो आता है घरों में जिस तरीके से फ्री पानी जाता है, बिजली जो आती है अगर बहुत सस्ती रहती है तो इंसान के फैन खोलकर चला गया अपना कुछ भी इस तरीके से चीजें ओपन है इस तरीके से कहीं पर भी जा रहा है अगर बाहर तो टोटल वेस्टेज होता है कई बार रिसोर्सेज का। अगर उसके ऊपर कोई कॉस्ट लगा देते हैं तो फिर उनको ये लगता है ये इसलिए नहीं कि वेस्टेज हो रहा है, उसको नहीं नॉर्मल देखते हैं पैसा लग रहा है। तो बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी है क्योंकि हमारी कंट्री जो है एक मिडिल इनकम कंट्री है, यहाँ पर लोग जो है पैसे को ज्यादा तवज्जो देते हैं एज कंपेयर टू अगर जो रिसोर्सेज के बारे में बात की जाए उस पर और फोकस नहीं रहता क्योंकि ऑलरेडी जिंदगी जो है वो काफी किल्लत में चल रही होती है। तो इसलिए फ्री न प्रोवाइड करा के कुछ कॉस्ट रख दो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सी आ जाती है कि हाँ हम लोग को इस चीजों को फॉलो करना चाहिए वरना हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो वो वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग दिलाने के लिए बेसिकली कोशिश ये करनी चाहिए कि यहां पर इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाए ताकि उसको सेव भी किया जा सके, सारे रिसोर्सेज बर्बाद ना हो और स्टेट और प्राइवेट जो है मिलकर यहां पर काम करें। इसी के साथ में इंप्लीमेंट किया रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके लिए फंड जो आता है वह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यहां पर बेसिकली बनाया गया जिससे फंड निकल कर आता है और यहां पर ये सेटअप किया जा रहा है ताकि जो रूरल वाले एरिया में रिमोट वाले एरिया में कंट्री को कनेक्ट किया जा सके अच्छे से। ऑब्जेक्टिव जो था हालांकि सबको ई गवर्नेंस के थ्रू, ई हेल्थ के थ्रू, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कराया जा सके रूरल एरिया में। ये स्टार्टिंग में बोला गया जल्दी कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, 2019 तक का पहला फेज चला यहाँ पर ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने का दिसंबर तक का, ठीक है। फिर सेकंड फेज चला यहाँ पर ग्राम पंचायत के साथ साथ में और भी चीजें मिक्स्ड फाइबर, ये फाइबर ओवरऑल पावर लाइन, रेडियो, सैटेलाइट, मीडिया, ये सारी चीजों के थ्रू। थर्ड फेज चल रहा है अब 2019 से लेकर 2023 तक का, जिसके चलते यहाँ पर फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि सब जगह ये चीजें पहुंच सके। मैं आप लोगों को बताऊं जब कोविड-19 की दिक्कत चल रही थी तो मेरे गांव के आसपास में भी ये ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछी हुई है पर लेकिन दिक्कत इतनी है कि आसपास वाले एरिया में अगर आप लोग देखेगा कभी खड़ंजा उगाड़ दिया, कभी कोई रोड बन रही है उसके चलते वो लाइन जो है इतनी जगह से कटी हुई है बीच बीच में कि गांव तक नेटवर्क आने में रोज आते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार घर पर एक ब्रॉडबैंड लगा दो, तो पहले यहाँ पर तहसील में बात करी, फिर डिस्ट्रिक्ट में बात करी। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर था उस पर्टिकुलर एरिया का, उसने मुझे ये बोला कि सर आपका ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट तो करवा दूंगा पर दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपको कभी इंटरनेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाह रहा कि आपका पैसा लगे। मैंने कहा यार आप लोग इस पोस्ट पर होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं, कम से कम आप तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उनके द्वारा ये बोला गया कि यार देखो मेरा काम था आपको एक सही सजेशन देना, मेरा रिटायरमेंट होने अगले महीने में रिटायर हो रहा हूं, तो अगले महीने में रिटायर हो जाऊंगा, मैं तो साइन कर चला जाऊंगा कि यहाँ लाइन लगा दो, फिर आप ही मुझे गाली दोगे कि क्या गले में फांस के चला गया ये चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको एक जेन्युइन एडवाइस दी है, तो मैं समझ गया फिर सारी चीजें तो ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो गलत तरीके से ऐसी तरीके का माहौल कई बार ये रहता है जिसके बारे में गवर्नमेंट जो सर्विस है इस तरीके की आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनको थोड़ा समझना चाहिए, चीजों को ढंग से लेकर चला जाए। कई बार ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो सुधरनी चाहिए ताकि सही सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। एक रिसेंटली अभी नेशनल पार्क है जिसका नाम है यहाँ पर पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है, नाम भी थोड़ा सा उल्टा सीधा है, तो यहाँ पर यह है गुंडे नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। वैसे अगर इसका नाम बोले आप लोग बोलेंगे इसके ग्विंडी नेशनल पार्क इंग्लिश में या फिर गिंडी नेशनल पार्क बोलेंगे इसे हिंदी में, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर इसको ग्विंडी नेशनल पार्क बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेन्नई के अंदर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि सिटी के बीच में नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो ये पिक्चर सामने निकल कर आई। ये पिक्चर जो यहाँ पर इसके अंदर ये शायद ये पिक्चर बनी हुई होगी,
ये हाँ इसके अंदर होगा कुछ इस तरह का फंडा। तो ये पिक्चर सामने निकल कर आई। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज में कि क्या कंट्रीब्यूशन है इसका चेन्नई के लोगों के लिए, यानी कि ये नेशनल पार्क जो है रिसेंटली अभी न्यूज में है, क्योंकि चेन्नई के बीचों बीच में नेशनल पार्क है यहाँ पर ये, ठीक है। तो सिटी के बीच में नेशनल पार्क होना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। 8 स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क हैं उनमें से वन ऑफ आप लोगों को नेशनल पार्क ये देखने को मिलेगा जो कि सिटी के अंदर लोकेटेड है, हार्ट ऑफ द चेन्नई में यहाँ पर ये लोकेटेड है। अगर चेन्नई में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो बताइए इसके बारे में एक्सपीरियंस कैसा है इस नेशनल पार्क को लेकर, ताकि हम भी जान सकें। 22 एकड़ अगर बात करें जो गिंडी नेशनल पार्क है उसमें से कार्व आउट किया गया, यानी कि निकाला गया ये चिल्ड्रन पार्क। इसको एक्सी2 एक कंजर्वेशन आप लोग बोल सकते हैं। एक्सी2 का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से बाहर निकालकर उसको कंजर्व करना। जैसे मान लीजिए आप लोग घर पे रह रहे हैं तो वो इन सीटू हो गया, सारी चीजें आप लोगों को वहीं पर मिल रही हैं, पर आप लोगों ने पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए बाहर चले गए, बाहर जाकर रहने लगे, वहां पर सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है, तो वो एक्सी2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ग्विंडी स्नेक पार्क यहाँ पर एक तरीके से इसको ग्विंडी नेशनल पार्क बोला गया। यहाँ पर बात करें तो ग्विंडी स्नेक पार्क इज नेक्स्ट टू द ग्विंडी जो नेशनल पार्क, यानी कि पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया 1995 में, और 30 के करीब स्पीसीज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर काफी बरगद के पेड़ भी मिल जाते हैं। इसी के साथ में ब्लैक बक, ये हिरन, गीदड़, इसी के साथ में सांप की लगभग 100 से ज्यादा वैरायटी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सांप वगैरह दिखाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये रिसेंटली न्यूज में। तो नेशनल पार्क देखिए एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछ जाएगा जो नेशनल पार्क न्यूज में है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें, ऐसे वैसे आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो ये था टोटल इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं एक बार क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो भी बातें की हैं उनको दिल से मत लगाइएगा, बस मेरा एक चीजें थी कि हाँ चीजों को जो प्रोवाइड करा रहा हूं उनको उस तरीके से देखो कि हाँ एक तरीके से दिल लगाकर देखो और अपना एग्जाम में सिलेक्शन लो यार, ठीक है। तो वो बातें थी बेसिकली बोलने की। बाकी ये एक मोटिवेशनल कोड देखी, एक इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने समझा, ठीक है। इसी के साथ में शॉर्ट न्यूज में हम लोगों ने कई सारी न्यूज देखी। यहाँ पर बेसिकली थावरचंद गहलोत साहब और गवर्नर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी सारी हम लोगों ने जानी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। हैती की लोकेशन और वो सब देखिए। वीरभद्र जो यहाँ पर बेसिकली इनके बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कहाँ क्या क्या चीजें, प्रीवी पर्स के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी, तो थोड़ा सा लोकेशन याद रखिएगा वो सब चीजें, ठीक है। बाकी हम लोगों ने किताब के बारे में जाना जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसी के साथ में तालिबान से रिलेटेड कुछ बातें और ये जो मैप वगैरह देखा ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मैंगो की वैरायटी के बारे में कुछ हम लोगों ने समझा और कुछ मैप बेस्ड लोकेशन भी हम लोगों ने देखी। इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल न्यूज हम लोगों ने समझी डिटेल में काफी, जो कि यहाँ पर अपनी कंट्री से रिलेटेड भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में जाना। इसी के साथ में भारत ब्रॉडबैंड जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम लोग कई सारी चीजें देखने को मिली। और नेक्स्ट जो न्यूज हम लोगों ने यहाँ पर देखी ये बेसिकली एक नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। आप लोगों की कुछ न्यूज़ कम रह गई क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी वो बातें हो गई हम लोगों की, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और वैसे भी आप लोगों ने वो वीडियो देखी है जिसने भी काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों ने देखी है वो वीडियो, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम चाहिएगा, तो इतना ही रख लेते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो बाकी ये जो न्यूज़ है इनको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, इनका आंसर जो है बेसिकली आप लोगों को देना है, अटेम्प्ट इसको कर लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और ये है आप लोग का रिविजन वाला वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इनको अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर ये हो गया इनका आंसर, ठीक है। तो ये है कुछ बातें, बाकी अपना ध्यान रखिए। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ, यहाँ पर टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मेरे साथ में यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। अगर लगता है आप लोगों को लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है तो जरूर बताएगा, अगर फायदा नहीं पहुंचा रहा है तो डिसलाइक कर वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया है, ठीक है। 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे इस लेक्चर को वो भी आप लोग बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।